नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे खीरा वर्गीय सब्जियों में आप कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं, और फिर आपको जानकारी देंगे उद्यान यंत्रों एवं उपकरणों के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, इस समय कई सब्जियां आपके खेतों में लगी हुई हैं जिनकी बेहतर तरीके से देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें खीरा वर्गीय सब्जियों की, तो इस मौसम में आप उनके खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली उपज आप हासिल कर सके। आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये बारिश का मौसम है, इसमें तमाम प्रकार की सब्जियां आपके खेतों में होंगी। खीरा हो सकता है आपके खेतों में हो, तोरी हो सकती है, चिकनी तोरी होगी जो धारीदार तोरी होगी, या लौकी आपने लगाया होगा। कुछ इलाके में किसान भाइयों ने कद्दू भी लगाया होगा। और एक जो एस गार्ड होता है, जहाँ पे कुछ जगह उसको कुमरा कहते हैं, कुछ जगह उसको किसी और नाम से जानते हैं, कद्दू भी कुछ इलाके में कहते हैं। ये तमाम प्रकार की फसलें, करेला होगा, ये आपके खेतों में खड़ी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, और ख़ास करके जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में आजकल बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अगर बारिश जब ज़्यादा होती है तो आप देखते होंगे कि आपके जो जिनके पौधे अगर छोटे छोटे होंगे तो आमतौर पे किसान भाई देखते हैं कि उनके पत्ते उनके पीले पड़ जाते हैं। फिर किसान भाइयों को समस्या होती है कि पीलापन किस कारण से होता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके खेतों में अगर पानी अगर जम गया है, इस कारण से भी पत्तियाँ पीली हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी कद्दू वर्गीय फसल अगर आपके खेतों में हो तो आप उसमें से पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें। पानी की उचित निकासी करने के लिए हम आम तौर पे ये फसलें जो होती हैं उनको हम नालियों में लगाते हैं। यानी पहले हम नाली बनाते हैं और उसके दोनों किनारों पे हम उसको लगाते हैं, जिससे कि पानी की उचित निकासी आराम से हो जाती है। बट अगर आप सबसे पहले कोशिश करें कि खेत जो है उसको सूखा बनाएं। लेकिन अगर किसी कारण से अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप 1% जो हम नाइट्रोजन है, यानी जो यूरिया है, उसका घोल बना के आप, अगर आपके पौधे अगर ज़्यादा पीला हो रहे हैं तो उस पर आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद खरपतवार इस समय में एक समस्या होती है, इसीलिए आमतौर पे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जब भी अगर इन फसलों की अगर वो बिजाई करते हैं, उसी समय में बिजाई से पहले अगर वो पेंडीमिथिलिन या स्टाम्प जो है, अगर नाली के ऊपर अगर उसका वो घोल अगर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर बना के अगर उसका वो छिड़काव कर देते हैं तो कम से कम 30 से 35 दिन तक खरपतवार से निजात मिल सकती है। अगर वो कर दिया है, अगर आप उसके बावजूद अगर आपके खेतों में अगर खरपतवार हैं तो फिर आपको जो खुरपी है उससे आपको निराई गुड़ाई करनी है, क्योंकि वो भी आवश्यक होता है। अगर आप निराई गुड़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो तमाम प्रकार के जो कीड़े हैं और जो कुछ बीमारियां हैं वो उनके आपकी फसलों पे ज़्यादा आएंगी। ये सभी प्रकार की जो भी फसलें हैं उसमें जो सबसे पहली जो कीड़े आते हैं, जब पौधा 25 दिन तक का होता है तो एक लाल रंग का कीड़ा होता है जिसको हम रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। वो आपके पत्तियों को काफ़ी खा जाता है, जिससे आप देखते होंगे कि आपकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। और कई बार वो इतना ज़्यादा खा जाता है कि पूरी फसल जो है वो ख़राब होने लगती है। इसके रोकथाम के लिए कार्बोसल्फान नामक एक दवा है, उसका आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और बिल्कुल सवेरे सवेरे, यानी जब सूर्योदय हो रहा होता है उसी समय में अगर आप उसका छिड़काव करते हैं तो उस समय में जो कीड़े होते हैं वो पत्तियों पे बैठे होते हैं, जिस कारण से उनका नियंत्रण आसानी से होता है। लेकिन अगर आप दिन ढलने के बाद अगर आप छिड़काव करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उसके बाद चूँकि ये बारिश का मौसम है, आप सबको पता है कि इसमें गर्मी भी अधिक होती है, इस कारण से बहुत सारे कीट होते हैं वो इस समय में ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम सफ़ेद मक्खी की बात करें, सफ़ेद मक्खी अगर ज़्यादा होती है उससे क्या होता है, वायरस जनित बहुत सारी बीमारियां जो हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे आपका तोरी हो, चाहे करेला हो, चाहे खीरा हो, सब पे ये वायरस जनित बीमारियाँ, उनके संवाहक जो होते हैं वो कीट होते हैं, वाइट फ्लाई या ये होते हैं। इनके रोकथाम के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि खेतों में जो खरपतवार या घास जो हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी खेतों को हमें साफ़ सुथरा रखना है। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि अगर कीड़े आ रहे हैं या आपके पौधों पे अगर एक आध पौधे अगर उस पर आपको जो वायरस जनित बीमारियां हैं उसमें पत्ते उसमें सिकुड़ जाते हैं, अगर इस तरह के पत्ते अगर दिख रहे हैं तो सबसे पहला प्रिकॉशन हमें करना है कि उन पौधों को उखाड़ के और बिल्कुल कहीं दूर एक गड्ढे में दबा देना है। और उसके बाद जो भी आप अगर कोई जो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है उसका आपको स्प्रे करना है।
इसके लिए या तो आप इमिडाक्लोप्रिड है वो 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर का घोल बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जो ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहते हैं या चाहते हैं कम से कम जो कीटनाशक है इनका प्रयोग करें, तो जैसे एक आप देखते होंगे नीम तेल है या नीम का ऑयल का जो केक होता है, जब आप फसल की बुआई करते हैं या फसल अगर आपके 15-20 या 25-30 दिन के हो गए हैं, उसमें भी आप नीम की खली जो है उसको पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद इनके कीटों के नियंत्रण के लिए जो नीम का तेल होता है उसका 0.5% का घोल बना के उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा आप देखते होंगे एक येलो स्टिकी कार्ड आता है जो पीले रंग का होता है और उस पर ग्रीस जैसा चिपका होता है, उसका अगर आप लगा देते हैं 1 एकड़ में अगर आप करीब 10-12 लगा देते हैं तो उस पर भी वो कीड़े जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण आपके फसलों को कम नुकसान करते हैं। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो कोई भी जो आप एक डब्बा ले सकते हैं, उस डब्बे को पेंट कर दें पीले रंग का और उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, तो ये खर्चा भी इसमें कम होगा और इससे आप बहुत प्रकार के जो कीड़े हैं इनका आप उससे ये कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद एक दवा आजकल आती है स्पिनोसैड नामक, ये बिल्कुल बोटेनिकल दवा है, जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पिनोसैड की मात्रा जो है वो भी हमें बहुत कम डालनी होती है, 10 लीटर पानी में सिर्फ हमें 4 मिलीलीटर दवा बना के इनका आप छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे जो ये चूसक और बाकी अन्य प्रकार के जो कीड़े हैं इनसे आपको निजात मिलती है, क्योंकि खास करके जो वायरस जनित बीमारियां हैं इनसे आपको छुटकारा मिलता है। इसके बाद ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें एक समस्या आती है जो डाउनी मिल्ड्यू हम कहते हैं, यानी जो पत्ता होता है, पत्ते के निचले जो भाग होता है उस पर पहले भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और वो धब्बे फिर बिल्कुल पूरे खेतों में फैल जाते हैं और 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पूरा खेत जो है आपका वो भूरा भूरा हो गया है और पत्ते जो है उनकी पूरी फसल को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान जो है, एक तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि वायरस जनित बीमारियों के प्रति अगर उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे अगर हम खीरे की बात करें, खीरा में खास करके ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये काफ़ी लगता है। इस सीज़न में अगर जो किसान भाई अगर खीरा लगाना चाहते हैं तो जो देसी खीरा होता है उसकी दाम भी अच्छी मिलती है और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा बरखा, ये बारिश के मौसम के लिए ही ये प्रजाति तैयार की गई है और इसमें ये जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है इसके प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी है। तो इससे आपको दो गुना आपको फ़ायदा होगा, माने दोहरा फ़ायदा ये होगा कि एक तो बीमारी कम लगेगी और जो देसी खीरा होता है उसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिलती है। इसकी उपज जो हाइब्रिड खीरे होते हैं उससे अगर कम भी होती है लेकिन आपको मुनाफा आपको ज़्यादा होगा, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर जैसे वायरस जनित बीमारियां हैं इनके लिए भी हमारे संस्थान की एक प्रजाति है जिस पे प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे आप चिकनी तोड़ी है उसमें DSG 6 नामक एक प्रजाति है जिसमें ये जो वायरस की बीमारियां लगती हैं वो उसमें नहीं लगती हैं। उसके बाद अगर डाउनी मिल्ड्यू अगर आपके खेतों में आ गई है, आपको कंट्रोल करना है, अगर आपने वो नहीं लगाया है तो डाइथेन M45 नामक जो दवा है उसका करीब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू से आपको बहुत हद तक जो खेतों में अगर आ गई है, ये लौकी में भी आ सकती है, ये खीरे में भी आ सकता है और ये तमाम और जो तोड़ी हैं इन फसलों पे भी आ सकता है। तो इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो इनसे आपको उसमें सुरक्षा मिल सकती है। इसी प्रकार से जो किसान भाई अगर किसी कारणवश अगर लेट हो गए हैं और उन्होंने अभी इन फसलों की बुआई नहीं की है तो अभी भी इन फसलों की बुआई बिजाई वो कर सकते हैं। और खेत में अगर बिजाई करना है तो आप पहले तो नाली बना लें, करीब 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें और उसके दोनों तरफ आप उसकी बिजाई कर लें। और उसके लिए जो अगर प्रजाति का मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पूसा संस्थान की जो लोग लौकी लगाना चाहते हैं तो पूसा नवीन प्रजाति का चयन कर सकते हैं, या आजकल एक पियर शेप की लौकी आती है पूसा संतुष्टि, उसका चयन कर सकते हैं, या अगर हाइब्रिड प्रजाति लगाना चाहते हैं तो पूसा शंकर 3 है, ये प्रजातियां लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई तोरी लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की प्रजाति है, अगर हम धारीदार तोरी की बात करें तो पूसा नूतन का चयन कर सकते हैं और अगर चिकनी तोरी की बात करें तो पूसा स्नेहा का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेठा है, पेठा भी इस सीज़न में किसान भाई काफ़ी लगाते हैं क्योंकि उससे मुरब्बा भी बनता है और उससे तमाम अन्य प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोग उसकी सब्जी भी बना के खाते हैं। तो हमारे संस्थान की प्रजाति पेठे के लिए भी है, पूसा उर्मी है, पूसा श्रेयाली है, ये दोनों हाइब्रिड प्रजातियां भी विकसित हुई हैं। और एक पूसा सब्जी पेठा है जो खास करके जो किसान अगर सब्जी के लिए अगर उगाना चाहते हैं तो इसका चयन कर सकते हैं। या पूसा उज्ज्वल है, जो किसान अगर पेठा बनाने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो पेठा की जो प्रजाति होती है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो पूसा उज्ज्वल का चयन कर सकते हैं। खीरा के लिए अगर जो किसान नहीं लगाए हैं तो पूसा बरखा है। इन तमाम प्रकार की प्रजातियों का वो चयन कर सकते हैं।
एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। जैसे इस मौसम में क्या होता है कि बारिश बहुत अधिक होती है। कई बार क्या होता है, इसके कारण आप देखते होंगे कि फलन भी कम होती है, क्योंकि जो पॉलिनेटर होते हैं यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती हैं। आप देखेंगे कि अगर इस सीज़न में अगर हम बाड़ बना के यानी हम मचान बना के अगर हम बावर सिस्टम में अगर हम खेती करते हैं, आप किसी भी प्रकार से आप मचान बना सकते हैं। आप प्लास्टिक की पाइप से आप बना सकते हैं, या आप तार से बना सकते हैं, या नारियल की रस्सी से बना सकते हैं, सुतली से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको आर्क शेप दे के बना सकते हैं या बिल्कुल फ्लैट बना सकते हैं। लेकिन जब भी अगर हम मचान पे अगर हम इस सीज़न में अगर हम खेती करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फल होते हैं, एक तो उसमें मिट्टी नहीं लगती है, उसमें बीमारी कम आती है। उसके बाद जो पॉलिनेशन की समस्या होती है वो भी उसमें कम होती है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जब पौधे बिल्कुल ऊपर होते हैं तो जो फूल होते हैं उनमें उनका जो पॉलिनेशन होता है वो भी उसमें करना आसान होता है। इन सभी कारणों से एक तो फलों की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है। आप जब फलों को लेके आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, और चूँकि उसमें परागण करने में उसमें आसानी होती है, इस कारण से फलन भी अधिक होती है। इनमें आपको एक चीज़ देखना है कि जो भी कद्दू वर्गीय फसलें होते हैं उसमें नर फूल अलग होते हैं और मादा फूल अलग होते हैं। खास करके जो किसान भाई जब फलन में आ जाता है या जब उसमें नर फूल आते हैं, अगर आप नाइट्रोजन का अगर अधिकता अगर करेंगे तो नर फूल अधिक आएंगे, मादा फूल कम आएंगे। इसीलिए जो भी आप उसमें नाइट्रोजन का डोज डालें, आप कोशिश करें कि उसकी अधिकतम मात्रा जो भी आपको, जब एक बार आपने बिजाई के समय में डाल दी है, बिजाई के समय हम आमतौर पे कहते हैं कि जब आप अंतिम बार जब मेरों की तैयारी कर रहे हैं उस समय में आप करीब 60 केजी के आसपास आप फास्फोरस, 60 केजी के आसपास आप नाइट्रोजन और 50 केजी के आसपास आपको जो पोटास है ये डालना है। लेकिन अगर आपको फिर से अगर डालना है, जो नाइट्रोजन हम आधी मात्रा हम अंतिम तैयारी के समय में डालते हैं और बाकी आधी मात्रा जो है उसको हम 2 बार में हम स्प्लिट डोज करके हम डालते हैं। लेकिन इन फसलों में आप कोशिश करें कि जब वो फलन प्रारंभ हो जाती है, यानी जब नर फूल आना शुरू हो जाता है, उससे पहले अगर आप वो डाल देते हैं तो उसमें नर फूलों की संख्या कम होगी, फिर उसमें मादा फूल अधिक होंगे। लेकिन आमतौर पे किसान भाइयों को एक कन्फ्यूजन भी होता है कि कई बार एक तरीके की अफवाहें होती हैं कि अगर हम ये जो फसलें हैं इसमें अगर हम कोई इंजेक्शन डाल देते हैं तो उससे फलों का आकार जो है जल्दी बढ़ जाता है। ये एक भ्रांति है और किसान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पूसा संस्थान में इस पर प्रयोग करके देखा गया है कि वो डालने से नुकसान होता है और कोई भी उसमें फलन में वृद्धि नहीं होती है या फल का जो साइज है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है। इसलिए इस तरह के भ्रांतियों के जवाब में ना आए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप फलों की तुराई करते हैं, तुराई के बाद जब आप उसको बाजार ले जाते हैं, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फलों की तुराई के उपरांत जो प्रबंधन होता है, ये भी फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। जैसे आप देखते होंगे कि बाज़ार में जो किसान अगर लौकी तोड़ता है और हर लौकी को अलग अलग अगर आप न्यूज़पेपर जो आता है, न्यूज़पेपर में अगर आप लपेट के फिर अगर आप क्रेट में रख के अगर बाज़ार में जाते हैं तो उसमें जो ऊपर में आप देखते होंगे उसके छिलके उतर जाते हैं, वो नहीं उतरते। इस कारण से बाज़ार में आपको उसकी कीमत अधिक मिलती है। हम लोग का हमेशा मकसद यही होता है कि आपकी जो आपका मुनाफा हो वो अधिक से अधिक हो। तो आप अगर अच्छी गुणवत्ता की सब्जी अगर बाज़ार में ले जाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा और आपको अधिक कीमत मिलेगी। तो अभी आपने जाना खीरा वर्गीय सब्जियों में आपको इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे उद्यान उपकरणों एवं यंत्रों के उपयोग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान भाइयों बहनों, हम
हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके कई ऐसे उपकरण और यंत्र तैयार किए हैं जिससे आपको खेती किसानी में काफ़ी मदद मिल सके। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इन्हीं उद्यान यंत्रों और उपकरणों के उपयोग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है जिससे आप इनसे ज़्यादा लाभ ले सके। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे उद्यान में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए और उनको उपयोग में क्या सावधानियां बरती जाएं। तो जैसा आपको पता है कि उद्यान आजकल बहुत महत्वपूर्ण कृषि कार्य के रूप में आ गया है। उद्यान का उत्पादन बढ़ाना, उद्यान के संबंधित जो फ्रूट्स हैं और जो क्या कहते हैं हमारे दूसरे उत्पाद हैं उनमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, इसमें भी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि कई बार कृषि मजदूर हमें उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए भी मशीनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दूसरे हमारे कृषि कार्य हैं उसी तरह से उद्यान के लिए भी हम जो टिलेज ऑपरेशन है उसके लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो इक्विपमेंट हैं उनका भी प्रयोग करते हैं और पावर टिलर का प्रयोग करते हैं। अगर फील्ड आपको सिर्फ तैयार करनी है तो हैरो और कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं या रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। इनमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी इन मशीनों का उपयोग करें तो उपयोग करते समय जिस डेप्थ की आवश्यकता उस डेप्थ पर उसको ऑपरेट करें और उनका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इन मशीनों को साफ करके धुल करके और सही ढंग से रखने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो पावर टिलर है ये एक ऐसी मशीन है जो कम दाम की है और ज़्यादातर किसान इसको जो है ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसका ऑपरेशन भी बहुत आसान है। इसमें वॉक बिहाइंड टाइप मशीन है, आप इसमें पीछे उसके चलना पड़ता है और ये चूँकि रोटरी ऑपरेशन है तो आपके फील्ड को अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। अगर बाग आपका बड़ा है और उसमें इस तरह के ऑपरेशन करने हैं तब हम संस्तुत करते हैं कि उसमें ऑफसेट डिस्क हैरो का प्रयोग करें। ऑफसेट डिस्क हैरो का फ़ायदा ये होता है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक नज़दीक तक आपको जा सकती है, ताकि ट्रैक्टर चाहे ना पहुंच रहा हो लेकिन इसका जो ऑपरेशन होता है इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक पहुंच करके और पूरे खेत में टिलेज ऑपरेशन कर सकती है। अब एक बड़ा काम दूसरा जब आता है वो प्लांटिंग का, क्योंकि जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उसमें हमें गड्ढा डिफरेंट डेप्थ का और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोदना पड़ता है। मैनुअल उसको करने में बहुत एनर्जी भी लगती है, लेबर कास्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इसको बचाने के लिए आगर्स का निर्माण किया गया है, पोस्ट होल आगर्स कहते हैं, जिनसे आप त्वरित गति से गड्ढे बना सकते हैं और उसमें फिर जो पेड़ों का जो पौध जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। आगर के उपयोग में भी यही बात ध्यान देनी है कि चूँकि ये काफ़ी डेप्थ तक जाता है तो ऑपरेशन के समय ये सावधानी बरतनी है कि अगर ये किसी पत्थर या ईंट से टकरा रहा है तो वहाँ पर जैसे लोड ज़्यादा आपके ट्रैक्टर पे जाए, समझ लीजिए कोई हार्ड पैन या कोई ऐसे जगह है जहाँ पर उसके टूटने की डर रहेगी, इसलिए वहाँ पर रुक जाएं और देख करके उसको उसी हिसाब से ऑपरेशन करें ताकि आपके इक्विपमेंट का नुकसान ना हो। इसके अलावा जो बात करनी है वो ये ध्यान देना है कि जब भी इस आगर को यूज़ करके ले आएँ उसमें फिर ये इसका साफ़ सुथरा रखना, ऐसा हर कोशिश करनी है। किसी भी सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के साथ आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप उसे काम करके छोड़ दें और जो उसके मिट्टी लगी हुई है वो उसमें जंग लगाएगी और जंग लगाने के कारण जो है इक्विपमेंट का नुकसान होगा और उसकी उम्र जो होती है इक्विपमेंट की कम हो जाती है। हम सारे सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के लिए यही संस्तुत करते हैं कि उपयोग के बाद उनको अच्छी तरीके से धुलें और उन पर किसी स्नेहक द्रव्य का या आपके पास अगर हो तो ये
कच्चा तेल है उसके उसके जो नीचे का जमा पार्ट होता है उसको भी लगा सकते हैं, या किसी भी तरीके का स्नेहक द्रव्य लगा करके उसको जंग लगने से बचाएं। एक बार आपका जब टिलेज का काम हो गया और क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं प्लांटिंग का काम हो गया, तब हमारे सामने चैलेंज आता है कि अगर खरपतवार है, बीज वगैरह हैं आपके प्लांट में, तो उनको कैसे नष्ट करें। इंटरकल्चर ऑपरेशन की जब बात आती है तो उसमें मेरा सुझाव है कि पावर टिलर जो है वो एक बहुत उपयोगी मशीन है और इसका प्रयोग करके आप इंटरकल्चर ऑपरेशन जितने भी आपके क्या कहते हैं बागवानी में हैं उनको कर सकते हैं। एक और आवश्यकता पड़ती है कई बार, जो आपके पुराने पेड़ हैं तो उनका एक ट्रेंच मेकर की जरूरत है कि कई बार हम ये समझते हैं कि एक बार पेड़ लग गया तो उसमें फिर उसके खाद पानी की जो है उसकी आवश्यकता हम पूरी तरह से दे नहीं पाते। तो हमारा ये सुझाव है कि पेड़ों के चारों तरफ एक ट्रेंच बनाने की एक ट्रेंच मेकर मशीन आती है, उसका उपयोग करके ट्रेंच बना सकते हैं और उस ट्रेंच में जो गोबर की खाद है या जो भी खाद जो फर्टिलाइज़र संस्तुत किया जाता है उस पर्टिकुलर पेड़ के लिए उसको अप्लाई करें। चूँकि जैसे दूसरे पौधे रेगुलर न्यूट्रिएंट चाहते हैं, उसी तरीके से आपका बड़ा पेड़ जो बागवानी के जो पेड़ हैं वो भी उसी तरीके से न्यूट्रिएंट चाहते हैं। अब एक बड़ी समस्या आती है पेड़ों में, वो है बीमारियों का और कीड़ों का। तो हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए जो पेड़ अगर किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी तरह से कीटों का कोई अटैक है तो उन पे हम कीटनाशी या जो क्या कहते हैं इंसेक्ट और कीट के जो ये हैं उनको केमिकल्स का हम अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास इसके लिए ढेर सारे ऐसे मशीनों का निर्माण किया गया है जिनसे हम अलग अलग हाइट तक जो है पहुंच करके और छिड़काव कर सकते हैं। एक तो इसीलिए इसमें क्या कहते हैं लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रेशर कैपेसिटी के, ताकि आप उनका प्रयोग करके और पेड़ की किसी भी हाइट तक वैरिंग हाइट तक आप जा करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव छिड़काव कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो समस्या पेड़ों में है वो है बीमारी की और कीड़ों की। तो बीमारी के लिए जो हमें हर इसके लिए केमिकल्स हैं, अब उन केमिकल का इफ़ेक्टिव जो है एप्लीकेशन करना है। पेड़ की चूँकि हाइट अलग अलग होती है, इसलिए इसमें ऐसी मशीनों का निर्माण किया गया है जो अलग अलग हाइट तक पहुंचकर और ये जो छिड़काव हम कर सकें। तो हमारे पास लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स हैं, उन स्प्रेयर्स की मदद से हम अलग अलग हाइट तक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं और कीड़ों और रोगों से अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक मशीन का निर्माण किया गया जिसे एरोब्लास्ट स्प्रेयर कहते हैं। ये मशीन भी काफ़ी उपयोगी है और इफ़ेक्टिव तरीके से बड़ी कैनापी वाले जो पेड़ हैं उनमें भी और दूसरे पेड़ों में भी दवा का छिड़काव कर सकती है। अब जो हमारी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कने की जो मशीनें हैं उनके साथ भी ऑपरेशन में ये देखना है कि आपको प्रेशर का ध्यान रखना है ताकि अलग अलग हाइट पर आप सही ढंग से छिड़काव कर सकें। और एक बार अगर छिड़काव कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि उस मशीन का रख रखाव करें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बाद मशीन को ऐसे छोड़ दिया। तो ज़रूरी है कि जहाँ पर आप जिन नोजल का यूज कर करके आप छिड़काव किए हैं उनको बाद में पानी से धुल करके और साफ करके और फिर सूखा करके उनको सुखा करके और फिर उनको सही तरह से रखें, ताकि अगली क्रॉप में जब फिर से आपको ऑपरेशन करना हो अपनी मशीन का तो ऐसा ना हो कि उसके नोजल आपको चोक्ड मिले और मशीन के ऑपरेशन में परेशानी आए। तो इस तरीके से आप कीटनाशक और इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है कि फल के हार्वेस्टिंग की बात आती है। हम लोगों ने फ्रूट हार्वेस्टर्स बनाए हैं, अलग अलग उस हार्वेस्टर हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ों में उनको यूज किया जा सकता है और इनका जो कमर्शियली ये फ्रूट हार्वेस्टर अवेलेबल हैं। सावधानी यही रखनी है, सावधानी इसी तरह से रखनी है कि जिनको आप जब आप प्रयोग करें तो इनका किसी तरीके से नुकसान न हो और पौधों का नुकसान, तो उसकी जैसे फल है उसकी कैपेसिटी और उसके हिसाब से ध्यान रख करके इनका उपयोग करना है। फिर हमने जैसे ऐसे प्लेटफार्म भी तैयार किए हैं
जिन पे चढ़ करके आप जो ज़्यादा हाइट के जो पेड़ हैं उनसे आप प्लेटफॉर्म बेस्ड इक्विपमेंट भी हैं जहां से आप इनकी क्या कहते हैं फ्रूट की हार्वेस्टिंग सावधानीपूर्वक कर सकते हैं और जिससे फ्रूट का नुकसान ना हो। मुझे आशा है कि अगर आप इन मशीनों का उपयोग करते हैं तो आप अपनी बागवानी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बिना किसी लॉस के जो है अपना आप फ्रूट की और बागवानी की खेती कर सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि जब आप उद्यान यंत्रों और उपकरणों का इस्तेमाल अपने खेतों या फिर बागों में करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था खीरा वर्गीय सब्जियां जो होती हैं उनमें आपको इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं जिससे आप अच्छी पैदावार हासिल कर पाएं। आज का हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।